मंच पर विराजमान श्रीवास्तव जी, रावल साहब और सरिता जी और सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलगुरु तिवारी जी, उनके साथ बैठे हुए इमरजेंसी के हमारे नायक, इमरजेंसी के प्रतिरोध के हमारे नायक पांडे जी, मैम, मेरे मित्र संजय द्विवेदी जी, लोकेन जी और मित्रों, आप लोगों की संख्या को देखकर आह्लादित हूँ। हर्ष हो रहा है कि इतने सारे लोग पत्रकारिता और पत्रकारिता से जुड़े विषयों में अध्ययनरत हैं या अध्ययन करने की इच्छा रखते हैं। यही पत्रकारिता के लिए संतोष की बात है। जो लोग कहते हैं कि पत्रकारिता समाप्त हो जाने वाली है, उनको इस सभागार में मौजूद आपकी उपस्थिति एक करारा जवाब है और मुझे लगता है कि इससे बेहतर उत्तर उनको दिया नहीं जा सकता है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस विषय पर, क्योंकि आज एक तो 30 मिनट समय नियत है और प्रयास करूँगा कि उतने में अपनी बात समाप्त करूँ। और विषय हमारा है फिल्म समीक्षा। अब ये इतना विशाल विषय है कि इस पर तो घंटों बातचीत की जा सकती है। इसके विविध आयाम हैं फिल्म समीक्षा के, लेकिन चूँकि मैंने अपना करियर पुस्तकों की समीक्षा से भी आरंभ किया था, इसलिए मुझे समीक्षा में थोड़ी आसानी होती है। मेरा मानना है कि जो फिल्म आपको मन से अच्छी लगी वही अच्छी फिल्म है। उसका और कोई मानदंड और कोई मापदंड नहीं है जिसके आधार पर आप फिल्म को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। अब मन को क्यों अच्छा लगा, इसकी पड़ताल ही फिल्म की समीक्षा है, क्योंकि आपके संवेदना को कोई फिल्म छू सकी नहीं छू सकी, आपकी संवेदनाएं झंकृत हो पाई या नहीं हो पाई, क्योंकि फिल्म इज ऑल अबाउट इमोशंस। अगर आप, क्योंकि फिल्मकार इमोशन ही बेचते हैं, किसी भी प्रकार के फिल्मकार हों, और बकौल राज कपूर फिल्म की कहानी एक ही है। राम था, सीता थी, रावण आ गया। एक हीरो था, एक हीरोइन थी, एक विलेन आ गया। यही बेस है। और राज कपूर साहब ने ये बात सचिन भौमिक को बताई थी, जिस सचिन भौमिक ने 16 एक के बाद एक हिट फिल्में लिखी थी। आप किसी भी फिल्म में राम कथा के अवयव आपको दिखाई देंगे ही देंगे। आप शोले देखिए, कहीं ना कहीं आपको राम कथा से प्रेरणा लेकर वो बनी हुई फिल्म है। राक्षसों से परेशान गुरु दशरथ के पास जाते हैं कि मुझे अपने बच्चे दो दे दो। आप जय और वीरू के कैरेक्टर को याद करिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राम कथा ही है, बल्कि राम कथा से प्रेरित कहानियां लिखी जा रही हैं। आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते। आपके, हमारे मानस में, हमारी संस्कारों में, हमारी शिक्षा दीक्षा में, हमारे परिवार में इस तरह से घुला मिला है कि आप उससे, कोई भी लेखक, मुझे नहीं लगता कि बाहर जा पाएगा। कुछ कहानियां अवश्य अपवाद के स्वरूप लिखी जाती होंगी, लेकिन उसमें भी अगर विस्तृत राम कथा जो पूरे भारत में प्रचलित है, कंब रामायण से लेके वाल्मीकि रामायण से लेके तुलसी रामायण तक जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं राम कथा के अवयव फिल्म में दिखाई देंगे ही देंगे। ये अनायास नहीं है कि 100-110 वर्षों के फिल्मों के इतिहास में आज़ादी के पहले जितनी भी फिल्में बन रही थीं, सब कहीं ना कहीं से राम कथा पर आधारित थीं। चाहे वो सीता स्वयंवर हों, कितनी भी, कोई भी याद कर लीजिए। शोभना समर्थ को लोग सीता के रूप में इस कदर पूजते थे कि जब वो बाहर निकलती थी तो उनको लोग पूजा करने की दृष्टि से देखते थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि फिल्म समीक्षा जो है, उसको लिखने के पहले, उसको समझने के पहले, अभी कुछ दिनों पहले करण जौहर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि फिल्म पर सबसे बड़ा संकट क्या है। तो उसने कहा, भाई साहब, लाइव रिव्यू जो आजकल होते हैं सिनेमा हॉल में बैठ के, वो सबसे बड़ा खतरा है। कि ट्विटर पर लोग, सॉरी अब तो एक्स हो गया, एक्स पर लोग लगातार
फिल्म की समीक्षा सिनेमा हॉल से ही शुरू कर देते हैं, बगैर ये जाने समझे कि फिल्म समग्रता में क्या कहना चाहती है। आप उसके सीन बाय सीन की समीक्षा करने लग जाते हो। तो मेरा मानना है कि अब जो फिल्म समीक्षा, हमारे जो कंटेम्प्ररी फिल्म समीक्षा हो रही है, ये बिल्कुल ही सारांशात्मक हो गई है। फिल्मों की कहानी का सार लिखेंगे। मैं किसी की उपेक्षा या नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा डिफेंसिव होकर इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे ही समुदाय के सारे लोग हैं। जो फिल्म की कहानी है उतना ही बताया आपने। संगीत अच्छा है, पार्श्व ध्वनि अच्छा है, फोटोग्राफी में थोड़ी और मेहनत की जाती, इस कलाकार ने अच्छा मेहनत किया, उसने बुरा किया, 2 स्टार या 3 स्टार, जितना मोटा लिफाफा होता है उस हिसाब से स्टार दे दिए जाते हैं। तो जो मुंबई की लिफाफा जर्नलिज्म है, वो फिल्म समीक्षा को उसने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। तो सारांशात्मक समीक्षा एक होती है जिसमें आपने ये सब बता दिया। एक तथ्यों की पड़ताल होती है कि फिल्मों में क्या दिखाया गया और किस प्रकार से दिखाया गया और उसका उपयोग क्या हुआ। इस सभागार में बैठे बहुत से छात्रों ने चक दे इंडिया फिल्म देखी होगी। चक दे इंडिया का जो नायक है उसका नाम किसी को याद है? ये फिल्म किससे प्रेरित थी? ये नाम किसी को पता है? मीर रंजन नेगी से। धन्यवाद। अब मीर रंजन नेगी फिल्म में कबीर खान बन जाता है और वो कबीर खान भारत के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहता है। आपने तो फिल्म की सारांशात्मक समीक्षा करते हुए ये बता दिया अपनी जनता को कि कबीर खान, और सिनेमा हॉल से बाहर निकलते यार कितना देशभक्त मुसलमान था, देखो उसने भारत के लिए जान की बाजी लगा दी, सब कुछ दांव पे लगा दिया उसने। मेरा ये मानना है कि समीक्षक को इस बात का उल्लेख अवश्य करना चाहिए कि ये जो चरित्र है, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये बात है सच्चाई से अपने पाठकों को अवगत कराने की। हो सकता है ये उल्टा होता, कबीर खान के कैरेक्टर को मीर रंजन नेगी बता दिया गया होता, तब भी समीक्षक का ये दायित्व है कि अपने पाठकों को सैनिटाइज करे कि ये जो कबीर खान है ये दरअसल मीर रंजन नेगी है। क्या ऐसी समीक्षा हमें देखने को मिलती है? ये इसलिए नहीं मिलती है कि हमारा अध्ययन थोड़ा कम हो गया है। फिल्म हम देखते हैं लेकिन फिल्म के पीछे की राजनीति हम नहीं समझ पाते। लेकिन अगर आप फिल्म समीक्षा में, फिल्म अध्ययन विभाग में फिल्म समीक्षक बनना चाहते हैं तो आपको फिल्म के पीछे की मंशा को समझना पड़ेगा। और पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि आपके फिल्म बनाने का उद्देश्य, आपकी विचारधारा फिल्म में पहले फ्रेम से प्रदर्शित होती थी। मैं महबूब खान साहब की तारीफ करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं, वो सच। अब उन महबूब खान की सारी फिल्में अगर आप देखें तो आरंभ किस चीज से होती है, किसी को याद है? महबूब खान साहब की फिल्म या राज कपूर की फिल्म किस चीज से आरंभ होती थी, किसी को याद है? पृथ्वीराज कपूर एक शिवलिंग के सामने बैठ के पूजा कर रहे होते हैं, इस फ्रेम से शुरू होता है। महबूब खान साहब की हर फिल्म हसिया और हथौड़ा जो कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है उससे आरंभ होता है। चेक कर लीजिएगा आप लोग, अब बहुत से लोग गूगल पे अभी भी बैठे होंगे, अभी चेक कर लीजिए। एक फिल्म की बहुत चर्चा होती है और कहा जाता है कि ऑस्कर बहुत छोटे से चूक गई, मदर इंडिया नाम है उसका। सुखी लाला और हीरोइन का नाम किसी को याद है? राधा। और उसकी अलग कहानी है कि उसको क्यों नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म का जो अंतिम दृश्य है वो क्या है? नरगिस अपने पुत्र को गोली मारती है, वो खेत में गिर जाते हैं, उनका खून बहता है
और पूरा खेत लाल हो जाता है। अब अगर इस क्लाइमेक्स को हम महबूब खान के पहले फ्रेम से जोड़ते हैं तो आपको एक विचारधारा और एक वैचारिक फिल्म नजर आएगी। है माओ ने कहा था, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है और एक दिन पूरे विश्व पर लाल रंग फैल जाएगा, कम्युनिज्म का राज होगा। उस विचारधारा के आदमी ने मदर इंडिया के नाम पर एक फिल्म बनाई, उसको हसिया हथौड़ा से आरंभ किया और पूरी पृथ्वी को खून के रंग से बंदूक की गोली के बाद लाल होते हुए दिखाया। क्या कोई वैचारिक साम्य आपको दिखाई देता है? समीक्षक का दायित्व यही है। समीक्षक का दायित्व यही है कि अपने दर्शकों को ये बताए कि इस फिल्म की ये मंशा थी, ये कथन है। वो ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि राधा से सेक्सुअल फेवर मांगता है सुखीलाल, बहुत सारे लोग, ये दिस इज द पेडेस्ट्रियन व्यू ऑफ रिव्यूइंग ए मूवी। तो अगर आप फिल्मों में डीप ड्राइव नहीं करोगे, डीप डाइव करने के बाद अगर आप निकालोगे, तभी फिल्म की समीक्षा आपकी पढ़ी जाएगी और आपकी एक पहचान बनेगी कि अच्छा, अमुक व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो उससे हमें कुछ हासिल हो जाएगा। ऐसी समीक्षाएं बहुत सारी लिखी गई जिसमें यह बताया गया कि एक साहूकार था सुखीलाल और एक राधा थी, उसके बेटे गरीब थे, उन गरीब बेटों के भोजन नहीं मिल रहा था, बाढ़ आ गया, उसमें सब नष्ट हो गया। उसके पालन पोषण के लिए उसने सेक्सुअल फेवर मांगा, वो उसको नहीं मिल पाया, तो उसके बाद उसने उसको ये करने का प्रयास किया और इसी आधार पर उसको ऑस्कर नहीं मिला। पता है आप लोगों को? ऑस्कर इसलिए नहीं मिला कि जो ऑस्कर की जूरी थे उसने कहा कि यार he was asking a mere sexual favor। वो दिया क्यों नहीं उसने? ये इस कहानी में दम नहीं है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को नहीं जानते कि ये भारत की ऐसी संस्कृति है जहां सावित्री अपने मृत पति को यमराज के मुंह से वापस लेके आती है सत्यवान को, तो उस संस्कृति का पता वहां नहीं। वो अपनी संस्कृति के आधार पर आकलन कर रहे थे, इसलिए इसको नहीं मिला। खैर, ये अलहदा मुद्दा है। दूसरा, मैं एक और उदाहरण देता हूं फिल्म समीक्षा का। 50 वर्ष हुए हैं अभी उस फिल्म के। सबके मुंह से निकला शोले। मुझे याद है मैं पटना में था और फिल्म के रिलीज होने के बाद एक रिव्यू छपी थी, उसका शीर्षक था शोले जो भड़क न सका। और वो ऐसा शोले है कि 50 वर्षों से जल रहा है। तो समीक्षकों पे बहुत विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे बस थोड़ा सूत्र ले लीजिए कि ऐसी फिल्म आई है। एक शोले की समीक्षा मुझे, और अभी जब मैं यहाँ आ रहा था और इसके लिए तैयारी कर रहा था तो मुझे मिली, वो 50 साल पहले लिखी गई थी और उसमें लिखा गया है, संजीव, धर्मेंद्र, अमिताभ जैसे अभिनेता अब तक की फिल्मों में आते रहे, उन्हें जेहन में रखकर आप उन्हें शोले में अभिनीत भूमिकाओं में देखकर किसी भी तरह गंभीर रूप में नहीं पाते हैं। धर्मेंद्र या अमिताभ ना तो गुंडे लगते हैं ना भाड़े के टट्टू। धर्मेंद्र की नंगी छाती या उसके बाजुओं को देखकर फूल और पत्थर वाला वह किरदार याद आता है। अब तो वह फूल होता हुआ सा हिंदी फिल्मों का एक्टर भर लगता है। अमिताभ अपने सफेद कपड़ों में जचता तो है पर कहीं से भी प्रभावित नहीं करता है। इतनी कठोर टिप्पणी है। संजीव में काफी रेंज का अभिनेता था पर शोले में वह उमर शरीफ बनने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। यह मैं 50 वर्ष पूर्व की समीक्षा पढ़ रहा हूं और ये सरिता पत्रिका में छपा था। मोहनदास जी उस समय लिखा करते थे और बहुत पॉपुलर समीक्षक थे। और इस समीक्षा में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे कि आप इसको देख सकते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो फिल्मों की समीक्षा का मुद्दा है उसमें गीत संगीत बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है।
गीत के बोल और उसमें उपयुक्त संगीत और संगीत के राग, किस राग पर आधारित वो संगीत तैयार किया गया, इसकी पत्रकारों से ये कभी अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो विषय का विशेषज्ञ होगा, पर उसको हर चीज थोड़ी बहुत आनी चाहिए। लेकिन अगर आप फिल्म पत्रकार या फिल्म समीक्षा जैसे नीश जर्नलिज्म में जाएंगे तो आपके फिल्म से जुड़े हुए सारे उनके आयामों को, उनके सारे अवयवों को समझना आवश्यक होता है। ये मेरा मानना है। अब एक गाना आप लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुना होगा, क्या तार पतले से कुछ, तार बिजली से पतले हमारे पिया। आपको याद है किसने गाया है ये? शारदा सिन्हा जी ने गाया, पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी ने। और वही इस गाने को न सिर्फ बरत सकती थी बल्कि निर्वाह भी कर सकती थी। और ये लोक का, जिसको लोक के बारे में, लोक की ध्वनियों के बारे में, लोक के क्या कहते हैं, लोक में व्याप्त बोलियों के उच्चारण के बारे में ज्ञात होगा, वही इस तरह के गाने गा सकता है। पर ये आइटम सॉन्ग नहीं है, इसमें बहुत राजनीतिक संदेश भी है। लोकनायक का नाम भी आता है इस गाने में। तो ये सारी चीजें अगर आप अपनी फिल्म समीक्षा में लिखते हैं या इस तरह की बातें उसमें डालते हैं। अब मुझे परसों किसी ने बता दिया, मैं आपके लिए उसको लिखकर भी ले आया। मुझे बताया गया कि एक गाना है, मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से मैं तुझको भगा लाया। कुली नंबर 1 का गाना है, 95 के आसपास फिल्म आई थी, गोविंदा और करिश्मा कपूर की। मुझे लगता है करिश्मा कपूर की पहली सफल फिल्म थी वो। बहुत प्यार से एक बहुत बड़े, मतलब शायर नुमा कवि जो कह लें, या मंचीय कवि या चुटकुलेबाज या हास्यबाज, जो भी आजकल मंचों पर जिस तरह की का मजमा सजता है, उसमें एक व्यक्ति ने यह बता दिया कि इस पूरी फिल्म में गाना तो है पर बाप ही नहीं है। मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के डर से, बाप खोजेंगे तो बाप ही नहीं मिलेगा। तो मैं इसको बोलने के लिए मैं लिख के ले आया था कि मैं इस प्रसंग को सुनाऊंगा। पता नहीं गुड सेंस प्रिवेल्ड। रात में मुझे लगा कि यार एक बार इसको फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। मैंने फैक्ट चेक किया तो कादर खान उसका बाप ही था उस फिल्म में। तो गाना ठीक लिखा गया था। तो क्वेश्चन जो जर्नलिज्म का बुनियाद है, हर चीज को क्वेश्चन करो। इफ डाउट कट इट आउट। बेसिक्स हम लोगों को यही बताए थे हमारे सीनियर्स ने। अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं मालूम। तो ये सारी चीज़ों के ये सारे अवयव को देखते हुए अगर आप, एक और गाना है, कल ही चर्चा हो रही थी, शायद सर आपके साथ हो रही थी या कमल जी बैठे थे उनके साथ हो रही थी। एक गीत है, हुस्न के लाख रंग कौन सा रंग देखोगे। पद्मा खन्ना ने गाया इस गाने को, और मुझे लगता है कि जॉनी मेरा नाम एक फिल्म थी, उसमें ये गाना गाया है पद्मा खन्ना। बहुत टाइट लेदर जैकेट्स और पैंट पहन के ये गाना गा रही हैं, और गाने के बोल है, हुस्न के लाख रंग कौन सा रंग देखोगे, और अगली लाइन है, कौन सा अंग देखोगे। गानों के प्रभावोत्पादकता का पता आपको सिर्फ सुन के नहीं चल सकता। सॉन्ग सपोर्टेड बाय विजुअल्स अगर होगा, अगर गानों को आप विजुअल के साथ देखेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट होता है उसको ही समीक्षक को पकड़ना होता है। आप सिर्फ साउंड की रिव्यू नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर जॉनी मेरा नाम में पद्मा खन्ना के इस गाने को देखेंगे, तब उस गाने के पीछे की अश्लीलता का बोध होगा आपको कि कितना अश्लील गाना है। एक और गाना है, इसकी भी कल हम लोग रात को चर्चा कर रहे थे जब बैठे थे, तो चल सन्यासी मंदिर में, याद है आप लोगों को? बहुत प्रिय होगा ये गाना, है ना? बहुत लोग लहालोट होते इस गाने पे।
लेकिन इसके बोल पर कभी विचार करिएगा। फूड फॉर थॉट छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। चल सन्यासी मंदिर में, तेरी चूड़ी मेरा चिमटा, मिलकर साथ बजाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे दिमाग में कचरा भरा हुआ है इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूं। आप उस गाने के बोल दर बोल, पंक्ति दर पंक्ति जब आगे बढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि ये कह क्या गया। चलिए, मैंने बहुत पुराने उदाहरण दे दिए, अब एक नए उदाहरण पर आता हूं। मैंने अभी एक OTT पर किताब भी लिखी है जिसका उल्लेख यहां हुआ। एक अभी ताज़ा वेब सीरीज आया जिसका नाम है स्पेशल ऑप्स पार्ट सीजन 2। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, है ना। देशभक्ति से ओतप्रोत है। के मेनन जी, नमस्ते आशीष जी। देशभक्ति से ओतप्रोत बताया गया इस वेब सीरीज को। बहुत सारी समीक्षाएं मैंने पढ़ी और सब में कहा गया कि कैसा, वो जो हिम्मत सिंह नाम है शायद उसका, हिम्मत ने क्या एक्टिंग की है, गजब, के मेनन ने। और इसको देशभक्ति के लिफाफे में डालकर उन्होंने बेच दिया। अब उसमें एक और कैरेक्टर है, वो कहता है अपने एक संवाद में, इस दौर में देश में बोलने की आजादी छिन गई। इस देश में, और उसमें एक सीन है, एक गुजरात का कारोबारी है जो बैंक में घोटाला करके बहुत सारा पैसा लेके विदेश भाग जाता है। उसमें एक मंत्री का कैरेक्टर है जो हमारे मौजूदा गृह मंत्री से मिलता जुलता कैरेक्टर है। उसमें यह संवाद है कि इस कारोबारी को सरकार का वरद हस्त प्राप्त है, सरकार उसको बचाना चाहती है। लिफाफा बहुत चमकदार है राष्ट्रवाद का, और उस चमकदार लिफाफे के अंदर जो पत्र निकलता है वो एक विशेष विचारधारा को पोषित करती हुई संवादों के जरिए बहुत सटल तरीके से दर्शकों के बीच प्रस्तुत कर देता है। समीक्षक का दायित्व तो यहीं पर आता है कि वो दोनों पक्षों को आपके सामने प्रस्तुत कर दें। हम किसी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं दें। हम बहुत ही, लोग कहते हैं पत्रकार न्यूट्रल होते हैं। नहीं, न्यूट्रल नहीं होता कोई पत्रकार। मुगालता अगर आप लोगों के मन में किसी ने बताया हो तो निकाल दीजिएगा। वो पत्रकार कैसा जिसका अपना व्यू ना हो, वो किसी पक्ष के साथ खड़ा न हो। एक तरफ तो आप जनपक्षधरता की बात करोगे कि जनता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और पत्रकार का कोई पक्ष नहीं होता। कैसी विरोधाभासी बातें करते हैं। पत्रकार का बिल्कुल पक्ष होता है और देश की जनता के प्रति उनका एक दायित्व होता है, राष्ट्र के प्रति उनका एक दायित्व होता है। और अभी लोग जो कहते हैं कि पत्रकारों के सामने किसी प्रकार का कोई मिशन नहीं है, वो नितांत झूठ बोलते हैं। आज पत्रकारों के सामने राष्ट्र को मजबूत करने का एक बड़ा दायित्व है। आज हमें इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि हम, थोड़ा विषयांतर हो रहा हूं मैं, लेकिन इस पर चूंकि बहुत सारी एक सलाहकार सीरीज आई है, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें अजीत डोभाल की कहानी से प्रेरित वो है। आज भारत को ये बताना होगा अपने देशवासियों को, पत्रकारों का ये दायित्व है कि आज हमारी विदेश नीति क्यों बुरी हो गई अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका इस बात की कल्पना नहीं कर रहा था कि एक ऐसा सशक्त भारत खड़ा हो जाएगा जो उसकी बगैर इजाज़त के, उसकी बगैर अनुमति के, उससे हाथ जोड़ के ट्रंप बाबू मैं पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा हूँ, कृपया अनुमति दीजिए, ऐसा कहने वाला देश अब नहीं रहा। अब हम उसके घर में घुसकर मारते हैं और बाद में ट्रंप को बताते हैं। और जब ट्रंप प्रशासन ये कहता है कि आप पर पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, तो हमारा प्रधानमंत्री उनको उसी स्वर में जवाब देता है कि अगर वो गोली चलाएंगे तो हम गोला दागेंगे। ये बताना पत्रकारों का दायित्व है। और ये चीजें जब फिल्मों के माध्यम से हमारे पास आती है तो समीक्षा के माध्यम से अपनी पाठकों को बताने का दायित्व
एक व्यू रखने वाले पत्रकार का होना चाहिए। मैं अब भी कहता हूं, आप सब लोग किसी न किसी विचार से प्रभावित जरूर होइए, विचारधारा में मत बहिए, क्योंकि विचारधारा खतरनाक है, विचार सर्वोत्तम है। विचार कुछ भी हो सकता है, विचार अनंत काल तक चलता है, लेकिन जो विचारधारा इस देश ने देखा कि विचारधारा की धारा बनाकर और उसी धारा में पूरे राष्ट्र को चलाने का जिसने भी दुस्साहस किया, वो आज विचारधारा के तौर पर लगभग समाप्ति के कगार पर है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ फिल्में अगर आप देखिए 90 के दशक में बननी शुरू हुई, आतंकवाद से रोमांटिसिज्म, और हमने उनको नेशनल अवार्ड दिया। हमारे समीक्षकों ने उनको 4 स्टार दिए, 5 स्टार दिए, दबा के प्रशंसा हुई, चाहे वो गुलजार हो, आमिर खान हो, काजोल हो। एक फिल्म का उदाहरण मुझे याद पड़ता, उसका नाम है फना, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। उस पूरी फिल्म में सिर्फ ये बताया गया कि आतंकवादी वो हालात की वजह से बना, उसको समाज की हालात ने मजबूर कर दिया कि वो आतंक का रास्ता अपनाए, और पूरी फिल्म इसी पर चलती। और जब समाप्त होती है फना, तो काजोल अपनी बेटी के साथ उसके कब्र पर जाता है। काजोल का नाम जूनी है उस फिल्म में। जूनी जब जुल्फिकार के कब्र पर जाती है, तो उसकी बेटी उससे पूछती है, मम्मी पिताजी ने ऐसा क्यों किया, डैड ने ऐसा क्यों किया। तो काजोल का डायलॉग है, जो मेरे ख्याल से श्रीमान गुलजार ने लिखा है, जहां तक मुझे याद है। आप लोग गुलजार के बहुत बड़े फैन होंगे, मैं भी हूं, पर गुलजार साहब ने क्या कहलवाया पात्र से, और निर्देशक ने क्या कहलवाया पात्र से, कि उसको जो उचित लगा उसने किया। एक आतंकवादी को जस्टिफाई करने के लिए इससे बेहतर फिल्म बनाई नहीं जा सकती इस देश में। आपने सारा मसाला डाला, सारा कुछ किया, क्यों? क्योंकि आपको एक नैरेटिव विशेष को पेडल करना है, उसको आगे बढ़ाना है, और हम किसी न किसी इकोसिस्टम के पार्ट बन जाते हैं, पत्रकारों का उपयोग हो जाता है। आप सब लोगों को मैं मतलब आप सब लोगों से सीनियर होने के नाते एक सलाह देना चाहता हूं कि आप सब लोग एक फिल्म जरूर देखिए, उसका नाम है न्यू दिल्ली टाइम्स। शशि कपूर हैं उसमें, ओमपुरी हैं उसमें, बहुत अच्छी फिल्म है। किस प्रकार से राजनीति पत्रकारों का उपयोग कर लेती है, और जब उसको पता चलता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। मंत्री बन चुके होते हैं, मुख्यमंत्री बन चुके होते हैं, बहुत खूबसूरत फिल्म है। और किस प्रकार से नशे का सिंडिकेट काम करता है, किस प्रकार से अखबार की हेडलाइन बनवा के अपने दुश्मनों को, जिसको कहते हैं ना खबर प्लांट कराना, जिसको आप सोर्स कहते हैं, तो समीक्षा में भी प्लांट होता है। ऐसा नहीं है कि समीक्षकों को प्लांट नहीं किया जाता। जो लिफाफा जर्नलिज्म की बात कर रहा हूं, उस लिफाफे में अन्य चीज़ों के अलावा एक पर्ची भी होती है कि आपको इन मुद्दों को उभारना है। मैं विनम्रतापूर्वक आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि जो कहानियां आप देखते हैं, उस कहानी के पीछे छिपी हुई मंशा को पकड़ना ही सबसे बड़ी फिल्म समीक्षा है, और उसी से आपके पाठकों से समीक्षकों का एकाकार होता, उसी से आपकी एक पहचान बनना, और मुझे लगता है कि उसी से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने का उपक्रम और यज्ञ में आपका छोटा सा योगदान होगा। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि फिल्मों में यथार्थ और गल्प, फिक्शन और रियलिटी, दोनों का समन्वय और संतुलन होना चाहिए। कई बार आप क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर इतनी छूट लेने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से किसी फिल्म के पक्ष या विपक्ष में माहौल बनाया जाता है।
मैं एक डिबेट में था ईफी फिल्म फेस्टिवल में। उस साल फिल्म रिलीज हुई थी द कश्मीर फाइल्स। मेरे साथ एक को पैनलिस्ट थे, बहुत सीनियर फिल्म क्रिटिक हैं, महिला थी। उन्होंने बहुत बुराई की, मैंने सहमति जताई उनसे, मैंने कहा ठीक कह रही हैं मैम। अंत में मैंने एक छोटा सा प्रश्न पूछा उनसे कि मैम क्या आपने वो फिल्म देखी है? उसमें देखने जैसी क्या बात है? ये तो एजेंडा बेस्ड है। मतलब बेईमानी की पराकाष्ठा कि आपने फिल्म देखी नहीं, आपने पाठकों को ये बता दिया कि ये एजेंडा की पराकाष्ठा है। ये जो छद्म फिल्म समीक्षा है, इसने भी फिल्म इंडस्ट्री को, ये अनायास नहीं है। फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग ये समझते हैं कि अपने मन माफिक समीक्षा लिखवाकर वो फिल्म इंडस्ट्री का भला कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे हैं, अधिक से अधिक नुकसान कर रहे हैं। आप समीक्षा को स्वतंत्र रहने दीजिए। कहानी में कितना फिक्शन होगा, कितना गल्प होगा, कितना यथार्थ होगा, इसके बारे में अगर हम पहले फ्रेम से अपने पाठकों को आगाह कर सकें, बता सकें, गीत संगीत के बारे में बता सकें, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर फिल्म समीक्षा कोई होती नहीं है। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस फिल्म समीक्षा पे ये सत्र, रावल साहब फिल्म लिखने के बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं अगले वक्ता के लिए थोड़ा सा एक वो छोड़ के जाता हूं, क्योंकि वो दायित्व मेरा है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि एक नायक मंदिर में भगवान से तू तड़ाक करके बात करता है, वही नायक अगली फिल्म में जब 786 का बिल्ला लगाता है तो गोली उसके सीने को भेद नहीं पाती। बहुत बहुत धन्यवाद।